हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। जो अभी रेगुलर मैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहा हूं और आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगता होगा। और मैं पूरा डिटेल प्रिपरेशन करवाता हूँ, पूरा डिटेल में जाता हूँ, क्वेश्चन की कहाँ तक लिमिट है उसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ और हमको लगता है जो हमको ये कोशिश आपको अच्छा लगता होगा। तो आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो गई है। जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछी हुई है वो सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई नहीं है और एनिसेंट हिस्ट्री मैं टोटल करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्त। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? एक नंबर क्वेश्चन कहती है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, इसके बारे में क्वेश्चन कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका राइट आंसर ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है। कब के पूछी हुई है? 2005 में भी पूछी हुई है और 47वीं में भी, 53वीं में भी, 55वीं में भी ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो इसको आप हौला में नहीं लीजिएगा मेरे भाई। इसके बारे में कुछ डिटेल जानने का मैं प्रयत्न करूँगा। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं जानूँगा। इसके बारे में डिटेल में है, जो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानी जाती है, जो 1206 से 10 ईस्वी तक रहे थे। 1210 में इनको मृत्यु हो गई थी। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कहाँ के था? ऐबक नामक तुर्क जनजाति के था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक नाम धरा था। जैसे अभी भी किसी नाम है किसी आदमी को, जैसे किसी का नाम है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र के बाद में वो जाति लगा देता है। सुरेंद्र राय है तो सुरेंद्र राय लगाता है। कोई ठाकुर है तो उसे सुरेंद्र ठाकुर कहता है। कोई राजपूत है तो सुरेंद्र सिंह बोला जाता है। जैसे पंडित है तो सुरेंद्र बाबा या सुरेंद्र पंडित के नाम से जाना जाता है। तो बचपन में उसे निशापुर के काजी जो फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। इसको जो गुलाम हुआ करता था, गुलाम को सिंपल सी मत है, ये गुलाम के रूप में रहा करता था, जो घोड़ा के देख रेख करता था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिंपल सी बात है। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। तो काजी ने ही इनको खरीदे थे, गुलाम को इसको खरीदे थे और खरीदला के बाद में इनको पूर्ण रूप से शिक्षा को ग्रहण दिए और इन्होंने ढंग से शिक्षा भी लिए थे। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। कुरान वो बचपन से ही पढ़ता था। ये मुस्लिम धर्म से आते हैं। आगे पढ़ता हूँ। कुरान पढ़ने का इनको जो बचपन से ही बहुत बढ़िया से कुरान पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ते थे, जिस कारण से वह कुरान खवा, जिसे कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुरान के नाम से भी प्रसिद्ध होने वाला कोई शासक अगर था तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इतना डीप में बता रहा हूँ आप लोग को। उम्मीद है कि आप लोग के ये अच्छा लगता होगा सेशन। बाद में वह निशापुर में गजनी लाया गया। जैसे गजनी ने इसे फिर खरीदा, बाद में इसे गजनी ने इसे गुलाम बना लिया। किसने? गजनी ने। जहाँ उसे गोरी ने खरीद लाया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। अमीर ए खुर के पद पर गोरी ने ही उनको आसीन किए थे और प्रोन्नत किए थे। जो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़ता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है मेरे भाई ये, और यहीं से उनके जीवन का एक नया
जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। कहाँ? लाहौर से ही ये शासन करता था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी को भारत में तुर्क राज का संस्थापक भी माना जाता है। तुर्क राष्ट्र के अगर भारत में संस्थापक मानी जाती है तो किसको मानी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानी जाती है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर का नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह के पश्चात, जब गौरी के मृत्यु हो गई थी उसके 3 माह के पश्चात 1206 में कराया था। 3 माह बीत गई, उसके बाद में गौरी को गेला के बाद में ही 3 माह के बाद ये जून 612, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब इन्होंने किए थे, तो जून में भी किए थे। ऑप्शन में जून रहेगा, जुलाई रहेगा, अगस्त रहेगा, मार्च रहेगा और उसको बाद में 1206 डाला रहेगा, तो जून आप ध्यान में रखिएगा। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये क्या चीज़ का उपाधि धारण नहीं की थे, तो ये चाहते तो अगर धारण कर सकते थे, क्योंकि इनको कोई चीज़ की कमी नहीं था। किनको बारे में मैं बता रहा हूँ, तो मोहम्मद इसको किसको बारे में अभी मैं बात कर रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो इन्होंने किस चीज़ के उपाधि धारण किए थे? वो केवल मल्लिक के वो किए थे, और मल्लिक के बाद सिपह सालार की उपाधि भी ये धारण किए थे। सिप सालार की उपाधि धारण की थी। पदवियों से ही अपने ही संतुष्ट रहा है, अपने ही पद पे ये संतुष्ट है। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ईस्वी में ऐबक के दास्ता से मुक्ति मिली है। बाबर को क्या हुई थी? बाबर बता रहा हूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास की मुक्ति ले ली थी 1208 में। इसके लिए है, इससे क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने के मैं दावा किए हुए हैं, आपसे जरूर करवाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में अपनी राजधानी को बनाई थी, क्योंकि वो लाहौर से ही शासन करना प्रारंभ कर दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये 41वीं बीपीएससी में पूछी हुई है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछी हुई है, 1996 में क्वेश्चन पूछी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की प्रयत्न करूँगा। इसके बारे में कंप्लीट मैं डिटेल बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे क्वेश्चन ये है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, इसको आप बहुत सारे मंदिर कहते हैं, बहुत सारे संत की झोपड़ी कहते हैं, बहुत सारे इसको मीनार भी कहा जाता है। लेकिन अब एग्जामिनर क्वेश्चन इसको डाल दिया है, तो ये 56वीं बीपीएससी में भी पूछी हुई है और 59वीं बीपीएससी में ये पूछी हुई है। प्रीलिम्स में 2005 में ये क्वेश्चन पूछी, 2015 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने बनाई थी 2.5 दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। इसके बारे में डिटेल प्रिपरेशन करूँगा, इसके बारे में कुछ डिटेल जानने के प्रयत्न करूँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखता हूँ। अपना उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बखस मतलब लाखों को दान देने वाला कहा जाता था, के नाम से पुकारा गया था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी के दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। अपने युग के ऐबक पुकारने की बात करती थी। ऐबक ऐसे वो जनजाति में हुआ करते थे। ऐबक जनजाति से वो जन्म लिए थे और उनको गुलामों ने उनको ने खरीद लिया था, ठीक ना। उसके बाद में इन्होंने लाखों की दान देने वाली आदमी बन गए थे। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जो लाख बख्श किसे कहा जाता है?
तो लाखों के दान देने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कही जाती है। इसकी एक उपाधि था जो कुरान ख्वाह, जो ये कुरान को पढ़ने में सुरीला थे ये बचपन से ही, और कुरान बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, और साहित्य से क्या था, इनको साहित्य से अनुराग था, और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजानू और फर निया तत्कालीन, एक सेकेंड मेरे भाई, तत्कालीन, एक सेकेंड प्लीज, तत्कालीन विद्वान हुसन निजामी और फर्रक, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसके बारे में मैं अभी कर रहा हूँ? फर्क ए मुदबिर का उसका संरक्षण प्राप्त था। संरक्षक किसका था? तो इसका जो संरक्षक के बारे में चर्चा आ रही है, तो ये तत्कालीन विद्वान के बारे में बात हुई थी। तो हसन निजामू, और एक हसन निजामू थी, और दूसरा में कौन था? फर्क ए मुदिब्बर को उसका संरक्षक प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे, और हसन निजामू ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ताज उल मासिर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का प्रारंभ किया था, जिसका इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की निश्चित है, जो 2 क्वेश्चन बनेगा। कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने किया था? एक पीपीटी लेता हूँ, एक कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम। तो कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने किया था? तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और 2.5 दिन के झोपड़ा भी बनवाए थे। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन जो कर रही है 4 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता प्रदान किया था। प्रथम अक्ता किसके प्रदान किए थे, इसके बारे में चर्चा करने की हमको कोशिश करते हैं। अक्ता जो प्रदान किए थे, जो किसके द्वारा, एक सेकेंड मेरे भाई, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अक्ता प्रदान करने मोहम्मद गोरी ने अक्ता प्रथम बार किसको प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अक्ता क्या था? तो एक प्रथा था। अक्ता क्या था? एक प्रथा था। जो प्रथा को क्या किया था, ये चलाने की बात की थी। जो ये 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में क्वेश्चन पूछी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते, इसको डिटेल थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ, डिटेल में देख लेता हूँ। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित की गई थी। अक्ता क्या थी? एक प्रथा थी। जो गोर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अक्ता या इक्ता प्राप्त प्रदान किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुई थी। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में हुई थी, और तराइन के द्वितीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कार्यों के प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशंसा नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 में ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों में प्रशासन संभालने की बात की गई थी, और संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में पड़ती है, जो तुर्की शक्ति का विस्तार की थी। तुर्की शक्ति को जो उत्तर में जो विस्तार, भारत के उत्तरी में जो विस्तार करने की बात करता है, तो किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी।
किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर क्वेश्चन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बख्तियार खिलजी है। कौन है? बख्तियार खिलजी है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने ही आक्रमण किए थे, और आक्रमण के बाद यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, तीनों को ध्वस्त कर दिए थे। तो वो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं देखता हूँ, इसके बारे में लिए हैं एक स्लाइड एक है जो इसके बारे में देखता हूँ। मोहम्मद गोरी की एक साधारण दास था इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन, जिसे बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के ईस्वी में मध्य की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तहस नहस का राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया था। 1193 की बात है ये। उसने 1204 से 5 में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल की शासक उस समय में कहाँ थे? कौन थे? तो लक्ष्मण सेन था। कहाँ के शासक थे ये? तो बंगाल के थे। और कब बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 1204 से 1205 में किया था। और युद्ध भी किए। भाग निकला तुर्की सेना और राजधानी क्या बोलते हैं? अपनी राजधानी नदियों के प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की और राजा की अनुपस्थिति में नगर का आत्मसमर्पण कर दिया। और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल के शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार जिसे मिजाहुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। किसने वर्णन करता है? तो मिन्हाउजुद्दीन सिराज ने इनको किताब अपनी एक लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? तबकात-ए-नासरी में बिहार के बारे में। और तबकात-ए-नासरी से ही बिहार में बुक में ही बिहार शब्द का उल्लेख मिलती है, जो किस तरह से बिहार थे। आगे चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो किससे विवरण का पहला किससे हुआ था? तबकात-ए-नासरी से हुई थी, जो यहाँ की शासक भाग गई थी उत्तर बंगाल की ओर। आगे की ओर चलता हूँ। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। जस्ट क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा रहा है, आपसे खेल रहा है कि इस टाइप से। ये सिर्फ देखिए, 60 में भी पूछी हुई है, 62 में भी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी हुई है क्वेश्चन। नालंदा जो है, जो बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने 1193 में किया था। बख्तियार खिलजी ने कब किया था? तो 1193 में किया था। अगला आता हूँ क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहती है हमसे? अगली क्वेश्चन में दिया गया है, एक सेकेंड, अगली क्वेश्चन क्या है? एट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? तो मल्लिक जानी के। किसने? मल्लिक जानी को बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। अगली नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ लेता हूँ, डिटेल में दिए हुए हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिस्सामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हिस्सामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया था। ऐबाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मल्लिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। कब इस पर आक्रमण किया था? तो 1225 ईस्वी में इस पे आक्रमण किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। उस समय के यहाँ पे शासक कौन थे?
तो हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था 1225 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रही है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रही है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया गया है, तो वो बलबन के अधीन। किसका? बलबन के अधीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, बलबन के। ये 2017 में पूछ रही है क्वेश्चन एग्जामिनर। इसके बारे में थोड़ा बलबन के बारे में चर्चा करता हूँ। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि जे नियाबत ए खुदाई भी कही जाती है, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर के प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद, उसने अपना पुत्र बुगरा खान से क्या कहा था? सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। क्या है? सजीव प्रतीक है। इसको आप स्टार देके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है। पहला मुस्लिम शासक था जो ये बोले थे सब ईश्वर की देन है जो राजा बनते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहती है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है जो 2020 में पूछी है, तो 2022 में क्यों नहीं पूछेगी? पूछने की संभावना बनती है। इससे रिलेटेड देखिए, एक ही क्वेश्चन पर एग्जाम में खेलता है। देखिए ये सब बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं जो आप लोग के दिमाग में हमेशा रहेगा ये बात। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसके रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। प्रथम थी जो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे अभी जस्ट बताए थे। और द्वितीय थी जो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व जिसे नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण से जनसाधारण या सरदारों का उसको कार्य की आलोचना का अधिकार नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है जो पहले अभी जस्ट बताए हैं, उसी बात को यहाँ पे दोहरा दी गई है। ये 2 नीति की अपनाई थी किसने? बलबन ने। एक नीति अपनाई थी जो रक्त एवं लौह में अपनाई थी। जो एक नीति पर सिंपल सी था जो पहले बोली थी, क्या? जो राजा का जो होती है, जो ईश्वर के अधीन होती है, जो ईश्वर जो चाहते हैं वही करते हैं। सिंपल सी कहने का तात्पर्य ये था। चलता हूँ आगे की ओर। क्वेश्चन क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? 11th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं और देखता हूँ टिप्स में। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है हमसे? जब उसने राजत्व किंगशिप के बारे में बात कर रही है। राजत्व जो किंगशिप अभी जस्ट बताए थे प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति को व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है। वो खुद ही कह रहा था जो कानून के दृष्टि से क्या है जो मैं नहीं जानते हूँ, और क्या
अनुचित मैं राज्य के भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ। उसको कहने का तात्पर्य ये था, जो आज्ञा देता हूँ कि मैं अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार का पुनः जीवित किया और वह राजा के सार्वभौमिकता में विशेष विश्वास भी रखता था। जो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधित्व मात्रा है, उसने अपने शक्ति के वृद्धि के विषय में खलीफा के अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद के मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंध में कोई याचना नहीं की। उसके अपने आप को या ये कोई अच्छी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 12 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसको हुई थी? जफर खान को। किसको? जफर खान को। किसके विरुद्ध लड़ते हुए? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खान की मृत्यु हुई थी। इसके बारे में थोड़ा देखता हूँ। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान, अलाउद्दीन का कौन था? सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। कौन? जफर खान बहुत ही सेनापतियों में सबसे श्रेष्ठ था। कौन? जफर खान। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना के दृढ़ता से मंगोलों इतने प्रभावित हुए कि उसकी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वह वापस चले गए। तो उस समय में भी भारत की सेना बहुत ही वीर थे। जो जफर खान उस समय में सेनापति थे, और सेनापति ऐसा ही होना चाहिए। वो अलाउद्दीन का ही सेनापति था जफर खान। आगे की ओर बढ़ता हूँ मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचता हूँ जितना जल्दी अगर ये कंप्लीट सेशन कर देते हैं प्रीवियस ईयर के, उतने ही आप लोगों को फायदा होगी। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन एग्जाम को अभी थोड़ा लेट है, 2 महीना, तो 1-1.5 महीना में हम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें नो डाउट है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अरे 1 सेकेंड, मिस्टेक हो गई है का? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे भाई? 30 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ता है, इसका पति का क्या नाम था? तो इसका पति का राणा रतन सिंह था। क्या था नाम? राणा रतन सिंह था नाम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में देख लेता हूँ। ऐसे इसे विशेष कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा देख लेना जरूरी है। पद्मिनी का कहानी का आधार पर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक जो पद्मावत है, इसके अनुसार पद्मिनी जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विसूती पत्नी थी। ये सुंदर और विसूती पत्नी थी। किसका? तो चित्तौड़ के राजा था जो ये राणा रतन सिंह। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समानता सुलेमान की और पद्मिनी की तुलना में सैबा से की संभाव्यता इसी आधार से मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी की पद्मिनी की कहानी दी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। आगे बढ़ता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी एक रामचंद्र देव था, और ए में रामचंद्र देव, बी में प्रताप रुद्र देव, और सी में क्या है? मलिक काफूर, और डी में राणा रतन। तो इसका राइट आंसर होगा जो रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 14 नंबर के देखता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ता हूँ। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की अलाउद्दीन के सफल आक्रमण का बाद होकर उसने प्रति वर्ष
एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अर्थात 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था। वो एक संधि समझिए जो हुआ था, उस संधि में बात की गई थी जो आपको जब तक मैं जीवित रहूँगा जब तक आपको कर भेजने की बात की थी। प्रति वर्ष एलिचपुर की आय एलिचपुर की एलिचपुर की आय जो है जो भेजने की बात की गई थी, लेकिन 1305 और 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली में भेजने से मना कर दिया या भेजा नहीं, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन के मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुए थे? तो किसमें थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय ये थोड़ा विकसित में थे। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फिर से देख लेता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री में इसके बारे में बड़ी पढ़ना है मेरे भाई, मेडिवल हिस्ट्री में बड़ी पढ़नी है, लेकिन क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं रहता है और बहुत ये पैटर्न एक शिफ्ट रहता है। यही तो एक नियम है, बीपीएससी में पैटर्न एक शिफ्ट देता है। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज का स्थापित करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों के भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम और इंदरात जिसे पेंशने भी था। इसमें से राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति था, इसमें इनाम था, इंदरात था और पेंशने था, तथा वर्क में था धर्मार्थ प्राप्त हुए जो भूमि आदि के रूप में मिलते थे। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थे। उस समय के खालिसा भूमि जो थे जो अधिक विकसित में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो खालिसा भूमि के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी। क्यों था? सिंपल सी बात समझिए, उस समय में विकसित था खालिसा भूमि। 60 नंबर क्वेश्चन है, आप बहुत नज़दीकी में है, पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा भी टाइप कर लिए थे, इसलिए थोड़ा डबल वीडियो बन रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन में 60 नंबर में, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का किसने निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। इसके बारे में फिर से थोड़ा सा देखता हूँ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा किया गया था। 1113 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जो इलाई दरवाज़ा किसने बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाई थी? तो 1113 में ये निर्माण हो गई थी। और किस चीज़ से बनी हुई थी? तो लाल पत्थर एवं संगमरमर से। ये क्वेश्चन भी आई है मेरे भाई, इसको आप ध्यान से रखिएगा। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर और बड़ा कमरा था जिसके छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहरबाद प्रवेश द्वार भी था। इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। FST फिरोज शाह तुगलक। एक सेकंड थोड़ा पानी पीते हैं। सबसे ज़्यादा नहर बनवाने की काम किसने किया था? तो दिल्ली का सुल्तान था, जो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसे FST भी कहा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में फॉर्म में दे देता है। फिरोज शाह तुगलक ये पगला शासक के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये क्या करतूत क्या है? फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध हुआ था। सिंचाई के सुविधा के लिए उसके 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ये जो
कृषि के रूप में या जो कर लगाई गई थी उस कर का क्या नाम था? तो हक ए सर्ब जो सिंचाई के लिए लगाई गई थी। उस किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नगरों का पानी प्रयोग में लाते थे, वो अपनी पैदावार का लगभग 1/10वां भाग सरकार को देता था। जो इस नहर से, उस नहर के नाम क्या था? हक ए सर्ब नामक सिंचाई, हक ए सर्ब नामक सिंचाई से कर लगाई थी। जो कर जो उपज होती थी उसका 1/10वां भाग जो था, जो FST को दिया जाता था। FST फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल साफा क्या था? दर उल साफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। ये अस्पताल भी बनवाई थी। किसने अस्पताल बनवाई थी? तो FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखने की प्रयत्न करता हूँ। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसके दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम रखो। अगली नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? 19 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। इसके बारे में आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नहीं और देखता हूँ। फिरोज शाह तुगलक के सामान्य लोगों की भलाइयों के लिए कुछ उपहार का कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार जो खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त देकर उनको बेकारी की समस्या को, या बेरोजगारी की, यहाँ पे बेरोजगारी होगी, यहाँ बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। FST, इसको आप DNA में घुसा लीजिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इससे क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से अगर पूछा तो इससे जरूर एक क्वेश्चन रखता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो FST फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या किए थे? तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बात की थी FST ने, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं और डिटेल देखता हूँ। फिरोज शाह तुगलक के कहने का अर्थ में, फिरोज शाह को दासों का बहुत शौक था, दास रखने का इसको बहुत शौक था। उसके दासों का संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंची हुई थी। उसका दास जो रखी थी, जो 1,80,000 तक पहुंची हुई थी दास रखने की, इनको बहुत ज़्यादा शौक था। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसे दीवान ए बंदगान के गठन किया गया था। उस दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच में वेतन मिला, टंके के जिसे टाका बोला जाता के बीच में वेतन मिला जाता था, तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। इसका शौक जो इसीलिए इसका हानिकारक, क्योंकि ये लंगा भिखमंगा हो चुका था। ये कितना है? 20 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। एक सेकेंड, 20 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है मेरे भाई। आज के लिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेडिवल हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन, 3 वीडियो और लाऊंगा। 3 वीडियो में पूरा मेडिवल कंप्लीट कर दूंगा। और रेलवे ग्रुप डी के लिए और NTPC CBT 2 एग्जाम के लिए मैं रेगुलर में डाल रहा हूँ वीडियो। आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।